है। अगर मान के चले पार्टी आपको टिकट देती है, आप मैदान में उतरते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो आप चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो ठाकुरगंज के लिए? एक कर दीजिए कि खानदानी चले आ रहा है, दादा परदादा बेटा बहू वही इलेक्शन लड़ते हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देने का काम ही नहीं करती है ये पार्टी। तो प्रशांत किशोर को कहीं से फंडिंग हो रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। प्रशांत किशोर को अगर फंडिंग हो रही है तो क्या उनके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है? बिल्कुल से उस वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे से एक पुलिस जो है एक झापर जो है घिसती है। अब वो प्रशांत किशोर को लगता है कि उनके कार्यकर्ता को लगता है, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है। समाज का अगर लड़का गरीब भी है, अगर उसके अंदर हुनर है, उसके समाज के लोग उसको पसंद करते हैं कि उनको विधायक बनाया जाए, मुखिया बनाया जाए, MLC बनाया जाए, तो प्रशांत किशोर अपने खर्चा से उनको इलेक्शन लड़ाएंगे। और बीजेपी का अगर वो बी टीम रहती तो क्या बीजेपी प्रशांत किशोर को ठप्पड़ मारने के लिए बोलती कि जो 8 क्लास के टीचर हैं, वही नर्सरी के टीचर हैं, वही 1 क्लास के टीचर हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश में मंडे और संडे लिखना नहीं आता है, वो क्लास 5 के टीचर बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? इस बार जन स्वराज अपनी ताकत पे सरकार बनाएगी, किसी की कोई ज़रूरत नहीं हमें। जबकि मुझे नहीं लगता है कि बीबीगंज जंक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहादुरगंज का मेन रूट जो है तुलसिया है, दिघल बैंक का मेन रूट तुलसिया है, तो तुलसिया सबके लिए 5 से 7 मिनट का रास्ता है। बीबीगंज जाने के लिए कभी कभी बरसात में कटाव हो जाता है, तो क्या हम नाव पे बैठ के जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए? स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ ठाकुरगंज विधानसभा के दिघल बैंक प्रखंड की तुलसिया में मेरे साथ मौजूद हैं तौकीर अहमद, जो कि जनसुराज के प्रदेश कार्यवाहक समिति सह प्रखंड प्रभारी अध्यक्ष हैं। बताया जाता है कि इस बार विधानसभा चुनाव जो कि इसी साल होने वाले हैं, काफ़ी घमासान मचने वाले हैं, क्योंकि जनसुराज पार्टी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है कि जनसुराज पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें से एक ठाकुरगंज विधानसभा है। तो ठाकुरगंज विधानसभा से जो सबसे प्रबल दावेदार हैं वे भाई जी हैं, और इनसे हम इसके बारे में ठाकुरगंज विधानसभा हो या फिर आने वाले चुनाव को लेकर के जो भी है समस्याओं पर या फिर राजनीति पर बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले भाई आपका स्वागत है KDB लाइव में। आपका भी स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मुझे अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो फिर भाई ये सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2025 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, तो 2025 में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये 2025? ये हमारे लिए भी और जन स्वराज के लिए भी पूरे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ मेरे लिए नहीं, जन स्वराज के लिए भी बहुत अहम है 2025। तो क्या लगता है इस बार सरकार उगार बनाने का क्या इरादा है? आप तो दावा तो कर रहे हैं बनाएंगे, लेकिन कैसे मतलब? आपको बता दें कि पब्लिक जो है आज के डेट में बिहार में आपको तेजस्वी हो, राजद हो या बीजेपी हो, चाहे जदयू हो या कांग्रेस हो, इनको पब्लिक ने पूरी तरह से नकार दिया। अभी आपने देखा कि बिहार में उपचुनाव जो हुआ नवंबर में, इस उपचुनाव में आपको बीजेपी और जदयू ने गठबंधन से लड़ा, उनको 11.5% वोट आया। वहीं आपको जदयू को और कांग्रेस को 5% आया। वहीं जन स्वराज जो सिंगल लड़ी उनको 10% वोट आया। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए कि मात्र 1 महीने 11 दिन की पार्टी को अगर 10% वोट आता है, तो अभी 1 साल पूरा हमारे पास है। तो इस आंकड़े से हम इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार के अवामों से, जनता से, कि इस बार जन स्वराज अपनी ताकत पे सरकार बनाएगी, किसी की कोई ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि पब्लिक आज 20 साल से सबका भाषण और राशन सुनते आया है, ठीक है, लेकिन अब पब्लिक पूरी तरह से समझ गई है कि नाकार सरकार है। लेकिन यह कहा जाता है कि उपचुनाव में आप लोग भी सीट जीतने की दावा कर रहे थे कि नहीं हम लोग सीट जीतेंगे, दावा फिर तो आपका हवाई हो गया ना। आप एक बात बताएं कि जिस दिन वोटिंग था उससे 8 दिन पहले हमें चुनाव चिन्ह मिलता है, और हम इमामगंज में 37,000 वोट लाते हैं। तो ये हवा 37,000 वोट, लोग तो कहते थे इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और बेलागंज में हमने 17,500 वोट लाया, और आपको तरारी हुआ। आप ये सारा का रेशियो जब देखेंगे तो हम 10% लाए, वो 11.5% लाए। तो बोलने वाला पहले एक बार जो है वो आंकड़ा को मिला ले कि 1 महीना की पार्टी और 20 साल की पार्टी में सिर्फ 1.5% का फ़र्क रह गया, और 20 साल की आपको राजद और कांग्रेस 5% पे है। अच्छा, अब कहा आप ठाकुरगंज से आप बिलोंग करते हैं और ठाकुरगंज से आप प्रबल दावेदार भी हैं। अगर मान के चले पार्टी आपको टिकट देती है, आप मैदान में उतरते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो आप चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो ठाकुरगंज के लिए? सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, शिक्षा का, स्वास्थ्य के खिलाफ हमारा लड़ाई लड़ेगा। ये 3 मुद्दा पर हम इलेक्शन लड़ेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो नीतीश कुमार सरकार जो है, जो कि 20 साल से आज सत्ता नशीन है, वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने बिहार में सबसे ज़्यादा जो काम किया है वह शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर काम किया है। तो आप इन मुद्दों को पर चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब कि काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नीतीश जी जहाँ बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खाली भवन बना देने से शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं हो जाता है। लेकिन उनका भी बहुत बड़ा राजद के टाइम में कुछ नहीं था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जब बिहार में आए तो रोड, बिजली, स्वास्थ्य और स्कूल दिए। लेकिन उनसे एक चूक क्या हुई कि जो 8 क्लास के टीचर हैं वही नर्सरी के टीचर है, वही 1 क्लास के टीचर हैं। सब्जेक्ट भाई कहीं भी हमारा टीचर नहीं है, ठीक है। जिनको इंग्लिश में मंडे और संडे लिखना नहीं आता है वो क्लास 5 के टीचर बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। दूसरा, आप खिचड़ी जो खिलाते हैं बच्चे को, खिचड़ी में आपका क्या कहा जाता है, पिल्लू निकलता है, ठीक है। स्वास्थ्य में आप ब्लॉक में जो आप दिए हैं स्वास्थ्य केंद्र, उस केंद्र में सिर्फ आप नॉर्मल बच्चा को पैदा करवाते हैं। सीजर आता है तो आप उनको रेफ़र करते हैं 40 किलोमीटर दूर। एक तो जो टप्पू में हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र टप्पू, आप अगर वो कहीं दिघल बैंक से आते हैं, लक्ष्मीपुर से आते हैं, 10 किलोमीटर दूर वो आते हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद फिर उनको 40 किलोमीटर दूर किशनगंज भेजा जाता है। टोटल हमारी बहनों को और माँ को यहाँ से 50 किलोमीटर का जर्नी करना पड़ता है एक सीजर करवाने के लिए। तो नीतीश कुमार का देन है कि यहाँ पे वो जो है आपको बना दिए हैं, फैसिलिटी नहीं दे पाए हैं। तो हमारी सरकार आने के बाद हम सीजर हो या ऑक्सीजन लेवल हो, हम सारा व्यवस्था करके देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अपना किशनगंज की जो जनता है, किशनगंज की जनता वो जो कि परंपरागत पार्टियां हैं उस पर मतलब कि भरोसा करती आ रही है, शुरू से उनको जिताती आ रही है? चाहे आप लोकसभा चुनाव भी देख लिए, पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। पुरानी जो कांग्रेस पार्टी थी उन्हीं को एक्सेप्ट किया और उन्हीं के सांसद को जिताया। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो आप इस पार्टी को जन्म हुए अभी महीना भी नहीं हुआ है और उस पार्टी पर लोग विश्वास करेंगे और उसको जिता करके सरकार बनाने का काम करेंगे नहीं, ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तब हम 10% वोट लाए ना, नहीं तो हम 2% पे थे। जब आरजेडी कांग्रेस 5% थोड़ी सरकार बन जाएगी। 10% हम उपचुनाव हम जो लड़े, 1 महीना की पार्टी अगर 10% वोट लाती है, 20 साल की पार्टी 5% वोट लाती है और 11% लाती है, तो आप हमारा ग्रोथ देखिए ना, कितना तेज़ी से हमारा ग्रोथ हो रहा है। उस ग्रोथ के हिसाब से तो हमको कोई बिहार में रोक नहीं पाएगा। आप ग्रोथ का बात कीजिए ना, पब्लिक कितना चाह रही है, जनता क्या चाह रही है। यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि पार्टी बने मुश्किल से कुछ दिन हुआ और चुनाव लड़े तो 10% वोट आया, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर बहुत शुरू से मेहनत कर रहे हैं। 1-2 साल 2022 से ही मेहनत कर रहे हैं। तो 2022 के हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर कहाँ फिर आप मतलब कि तो 2022 से वो पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को अपने बारे में बताया। लेकिन 2 अक्टूबर 2024 में हमारा पार्टी का नाम दिया गया, पार्टी बनी और हमने नवंबर में इलेक्शन लड़ा। तो पार्टी बनने के बाद ही तो इलेक्शन लड़ेंगे ना। वो तो एक पद यात्रा कर रहे थे बिहार में और अपना नाम प्रचार कर रहे थे, लेकिन पार्टी बने हुए तो सिर्फ हमको 1 महीना 11 दिन ही हुआ। तो जिस दिन पार्टी बनती है, हम स्कूल में जाते हैं, टीचर की पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी की पढ़ाई करते हैं, हम मेडिकल के लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब मुझे डिग्री मिल जाता है उस दिन से काउंटिंग होता है कि आपको डॉक्टर बने हुए 1 महीना हुआ कि 1 साल हुआ, जाके ना कि जिस दिन हम एडमिशन लेते हैं मेडिकल कॉलेज में उस दिन नहीं जोड़ा जाता है। जिस दिन आपको डिग्री मिल जाता है उस दिन से आप डॉक्टर साहब कहलाते हैं। लोग कहते हैं कि 1 महीना का डॉक्टर हैं या 10 साल पुराने डॉक्टर हैं। अच्छा, अगर मान के चले इस बार चुनाव में आएंगे, विधानसभा चुनाव में टिकट देती है आपको पार्टी, तो लोग भी शायद जानना चाहेंगे, उनके दिल में शायद ख्वाहिश हो कि आप जो राजनीति में आएंगे तो राजनीति में आप कितना दिन से है, या क्या जन स्वराज आपकी पहली पार्टी है या फिर इससे पहले भी किसी पार्टी में रह चुके हैं या फिर एक्टिव हैं समाज सेवी में, या फिर पहली बार आए हैं, क्या बता पाएंगे? हम 2003 से ही, मैट्रिक एग्ज़ाम मैंने 2001 में दिया और 2003 में मैं जदयू का पंचायत अध्यक्ष रहा। फिर 2004 में मैं प्रखंड युवा अध्यक्ष बना, फिर 20 सूत्रीय का मैं मेंबर रहा। उसके बाद 2008 में मैं ऑल इंडिया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर रहा। मतलब जदयू छोड़ करके कांग्रेस में आ गया? हाँ। उसके बाद फिर मैंने 2015 में जदयू ज्वाइन किया। उसके बाद कंटिन्यू 2015 से 2023 तक या 24 के आप 2-3 महीना कह लें, मैं जदयू के जिला महासचिव के पद पर रहा। तो फिर जदयू छोड़ने का कारण क्या रहा? जदयू छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये रहा
कि आज 2003 से मैं जदयू में हूँ, पंचायत से लेकर जिला ही में रह गया। हमारे जो ऊपर के नेता हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे या हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़े। उनको बस आपको कुआं का मेढक बना के रख दिया जाता है, उनको खाली यूज कराया जाता है, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम का पढ़ाया जाता है, उनको विकास का बात नहीं कहा जाता है। जदयू हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, क्या आपको नहीं लगता है कि हमसे पहले भी दिगल बैंक के कोई नेता होंगे, उनको भी टिकट देना चाहिए? लेकिन जिनका एक कह दीजिए कि ख़ानदानी चले आ रहा है, दादा परदादा बेटा बहू, वही इलेक्शन लड़ते हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देने का काम ही नहीं करती है ये पार्टी। तो क्या जदयू में कार्यकर्ताओं का ये मान सम्मान नहीं होता ना? क्या मैं जदयू को सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जदयू आरजेडी कांग्रेस बीजेपी ये चारों की बात कर रहा हूँ। पार्टी में मतलब कि कार्यकर्ताओं की सम्मान नहीं। और वहीं प्रशांत किशोर जो आए हैं उनका सीधा कहना है कि बिहार में जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अगर आपका बच्चा गरीब है, अगर उसके अंदर हुनर है, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो प्रशांत किशोर अपने खर्चा पर इलेक्शन लड़वाएंगे। यहाँ पर देखा जाता है जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपने धन बल वाले लोगों को चुनते हैं, टिकट देती है धन बल वाले, चाहे वो पैसे लेते हो या ना लेते हो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर देखते हैं जिनको भी टिकट देती है वो काफ़ी पैसे वाले होते हैं। तो प्रशांत किशोर किस तरह के कैंडिडेट को चुनेंगे? प्रशांत किशोर ने, मैंने अभी जस्ट आपको बोला ना कि उनका क्या कहना, समाज का अगर लड़का गरीब भी है, अगर उसके अंदर हुनर है, उसके समाज के लोग उसको पसंद करते हैं कि उनको विधायक बनाया जाए, मुखिया बनाया जाए, एमएलसी बनाया जाए, तो प्रशांत किशोर अपने खर्चा से उनको इलेक्शन लड़ाएंगे। अपने खर्चा से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ, प्रशांत किशोर जी वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे, बहुत सारी आरोप भी लगाए गए और ख़ास करके आरजेडी की तरफ से दावा किया गया कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के कहने पर धरना दे रहे हैं और उनके कहने पर इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि कई सारे मीडिया कर्मियों ने, फिर लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर पर जब उसको अनशन से उठाए जा रहे थे तो उस वक्त थप्पड़ मारा गया, लेकिन आपके विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको थप्पड़ नहीं मारा गया है, सिर्फ इनको उठा करके इसमें जेल में डाला गया और वहीं से निकाला गया और ये एक साजिश के तहत किया गया है कि मतलब कि प्रशांत किशोर को कहीं से फंडिंग हो रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर को अगर फंडिंग हो रही है तो क्या उनके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि जो इतना घिनौना हरकत वो कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर? दूसरी बात है कि उन मित्रों से मुझे कहना है कि जो कह रहे प्रशांत किशोर को नहीं मारा गया एक था, पर आप बिल्कुल से उस वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे से एक पुलिस जो है एक झापर जो है घिसती है। अब वो प्रशांत किशोर को लगता है कि उनके कार्यकर्ता को लगता है, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन चाहे प्रशांत किशोर हो चाहे उनका कार्यकर्ता हो, अगर उनके कार्यकर्ता को मारा गया तो प्रशांत किशोर को ही मारा गया, थप्पड़ जुटा गया। और बीजेपी का अगर वो बी टीम रहती तो क्या बीजेपी प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने के लिए बोलती? और इस तरह का आरोप लगाना सरासर बेबुनियाद है। लोगों में बौखलाहट आ गई है। कल आपने देखा होगा जेल के बाहर क्या कहता है प्रशांत किशोर ने नारा लगाया कि बीजेपी और जदयू को इस बार यहाँ से बिहार से उखाड़ के फेंक देना है। अगर बीजेपी की बी टीम होते तो क्या ये बात वो बोलते कि बीजेपी को यहाँ से उखाड़ के बिहार से फेंक देना है? चलिए, जो भी हो वो उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। अब लास्ट में अपने क्षेत्र में जो भी समस्या है, हम लोग भी उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर आए थे, रेलवे स्टेशन को लेकर के, जो कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन चूँकि आप तुलसिया के रहने वाले हैं और तुलसिया में ही रेलवे स्टेशन पास हो चुका था, जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि नक्शा पास हो चुका था, उसका जो फंडिंग है, जो भी उसका जो ये है पैसे है, वो भी पास हो चुका था बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाया गया है, कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसमें क्या यहाँ भी राजनीति हो रही है या फिर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पूरी तरह से राजनीति हो रही है। यहाँ मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के टाइम में ही ये नक्शा पास हो चुका था और उनके टाइम में ही गलगलिया अररिया रूट में तुलसिया में जंक्शन दिया गया था और उनके माननीय मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब का जो नक्शा था, जो बजट पास हुआ था, उसमें ये इन्होंने जानबूझ के छेड़खानी की है। अब उनका क्या मैनिफेस्टो है, किस आधार पे उन्होंने यहाँ का स्टेशन को, जंक्शन को हटा के बीबीगंज ले गए, जबकि मुझे नहीं लगता है कि बीबीगंज जंक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहादुरगंज का मेन रूट जो है तुलसिया है, दिगल बैंक का मेन रूट तुलसिया है। आप लोहागड़ा से भी आएंगे और कहीं से समेसर से आएंगे, जनता से आएंगे, टप्पू से आएंगे, तो तुलसिया सबके लिए 5 से 7 मिनट का रास्ता है। बीबीगंज जाने के लिए कभी कभी बरसात में कटाव हो जाता है, तो क्या हम नाव पे बैठ के जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए? और अगर वहाँ पे क्या आता है रेक पॉइंट बनता है, तो रेक पॉइंट क्या नाव पे मकई और धान जाएगा?
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर अहमद साहब, जो कि जनसुराज के प्रदेश कार्यवाहक समिति हैं और प्रखंड प्रभारी भी हैं। और हमने इनके साथ राजनीति हो या फिर इनके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ दिगल बैंक प्रखंड के, जो कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है, तुलसिया में तौकीर अहमद के घर पर यहाँ पर मौजूद हैं। और इनसे, जो कि ये राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस बार संभावित उम्मीदवार भी हैं, तो इसलिए इनका ये इंटरव्यू करना हमने मुनासिब समझा। और जो कि एक मूल समस्या है, जो कि आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि रेलवे स्टेशन को लेकर के, उसको लेकर के भी हमने यहाँ पर कवरेज की। तो हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिरदौस गनी, आप देख रहे थे KDB लाइव, मेरे सहयोगी है नियाज़ अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।